डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। प्यारे नाज़रीन, इससे कबल आप मसीहा की 124 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 125 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल हस्ब रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमन किया करें। आइए इस दास्तान का आगाज़ करते हैं। ये होटल 5 मंजिला था। इसकी शीशे की दीवारें यूं इस्तादा थीं जैसे शीशा दिल हो कि एक ज़रा ठोकर लगी और किरचियाँ बिखर कर रह जाएं। मुझको खूबसूरत गेट की जानिब धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहाँ बवर्दी दरबान भी थे और कुछ मुसल्ला मुहाफिज भी। चमकते और चिकने वसीवारीज तंगे स्याह के बने फर्श के चंद कदम से तय करके मैं शीशे वाले गेट की जाने बढ़ा। एक दरबान ने मुझे शुस्ता अंदाज में झुककर सलाम पेश किया और दूसरे ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही सेंट्रल एसी की ठंडक ने दिमाग में तरोताजगी की लहर उड़ा दी। अंदर वसी लाबी थी जिसके मुख्तलिफ गोशे बना रखे थे। कहीं सोफे और टेबलें बिछी थीं और LED नस्ब था। कहीं कुर्सियाँ, मेज़ें और 2 फुट की संगे मरमर की दीवारों की दीदा ज़ेब पार्टीशंस में भी यही कुछ धरा था। दाएं बाएं खूबसूरत बल खाते जीने थे और मुख्तलिफ कमरों की तरफ जाती हुई राहदारियां थीं। वेटर्स और वेटर्स सूट पोश थे। पकड़ और शेरवानी वाले भी वेटर्स नजर आ रहे थे। इंतजामिया के अफराद सूट पोश थे और इनके हाथों में सेल फोन्स दबे हुए थे। छत पर जा बजा दिलकश फानूस थे। इस्तकबालिया की जानिब दाएं बाएं एक चौड़े सतून और दीवार के साथ डिजिटल नोट्स बोर्ड भी नजर आ रहे थे, जिनमें आज होने वाली पार्टियों और दीगर तकरीबात की तफसील जलते बुझते लफ्जों के बल्बों की सूरज चमक रहे थे। यस प्लीज, मे आई हेल्प यू? इस्तकबालिया पर मौजूद मर्द और औरत में से औरत ने मुझसे पेशा वराना इखलाक से पूछा। मुझे डॉक्टर हुमैरा से मिलना था। वो यूके से यहाँ एक मेडिकल सेमिनार के लिए रहाइश पजीर हैं। मैंने जल्दी से कहा। जस्ट अ मिनट, उसने कहा और अपने सामने रखे मॉनिटर पर कुछ देखती रही। उसके बाद फ़ोन खड़का दिया। फ़ोन कान से लगाए मेरी जानिब तकते हुए मेरा नाम पूछा। डॉक्टर सैफ, मैंने कहा। जी मैडम, तो आपसे कोई डॉक्टर सैफ खान मिलना चाहते हैं? इस्तकबालिया गर्ल ने फ़ोन पर कहा। ऐसे में मेरा दिल जाने क्यों जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा। यहाँ शायद सिक्योरिटी सख्त थी। इसी के पेश नज़र मुझे हुमैरा का रूम नंबर बताने के बजाय पहले इससे रब्ता किया गया था। ये लें, बात करें, उसने कहते हुए फ़ोन मेरी जाने बढ़ा दिया। मैंने अपने खुश्क पड़ते हल्क और होंठों को लुआबे दहन से तर्क करने की कोशिश करते हुए फ़ोन लेकर कान से लगाया और धीरे से बोला, हुमैरा, ये मैं हूँ डॉक्टर साहब। कहते हुए मैंने कोशिश चाही थी कि मेरा लहजा एक तो लड़खड़ाने न पाए और दूसरा इसमें किसी किस्म का कोई जज्बाती रंग गालिब न हो। इस्तकबालिया पर मैं ये सब जाहिर करना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को नॉर्मल ही रखा। यह अलग बात थी कि मेरा अंदर एक ज़बरदस्त हलचल का शिकार था। मेरी आवाज़ सुनते ही दूसरी जानिब से हुमैरा की ऐसी आवाज़ उभरी थी जैसे वो खुद से नहीं बोली हो। एक लरजती हुई आवाज़ खुद ही उसके हल्क से बरामद हो रही हो। सैफ, क्या वाकई ये तुम हो? बिल्कुल मैं ही हूँ और तुमसे मैं खुद मुखातिब हूँ, मैंने सुकून से जवाब दिया। मेरे खुदा, फ़ोन ही ने तो चलती। वो शायद मेरी आवाज़ ही नहीं लहजा भी पहचान चुकी थी। फिर उससे रहा नहीं गया था। मुझे यकीन था ये उसके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ था। मैंने फ़ोन इस्तकबालिया गर्ल को दिया। जी मैडम, उसने रिसीवर कान से लगा कर कहा। ओके। दूसरी जानिब से कुछ सुनने के बाद उसने मुझे मुखातिब किया। डॉक्टर साहब, आप रूम नंबर 104 में चले जाएं, फर्स्ट फ्लोर। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जीने की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मैं मतलूबा रूम के कॉरिडोर में था और दीगर कमरों के नंबर देखता हुआ जब 104 वाले कमरे के करीब पहुंचा ही था कि दरवाज़ा खुल गया और सर निकाल कर बाहर झांकने वाली हुमैरा ही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अंदर आ जाओ, उसने मेरे करीब आते ही ये कहकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। जाहिर है उसे यकीन आता भी कैसे। हमारे दरमियान तो सिर्फ एक ईमेल ही का तबादला हुआ था और ये उसे कब पता था कि मैं भी इधर ही भारत में मौजूद हूँ। रास्ता पाती मैं उसके करीब से गुजरता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हुमैरा के करीब से गुजरते हुए मुझे उसके वजूद से वही महक उठती महसूस हुई थी जो मेरे लिए ना आशना नहीं थी। मैं इस खुशबू का दीवाना था। ये इसके अपने बदन की महक थी, उजली, पाकीज़ा और साफ व शफाफ। कमरा कुशादा और शानदार था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ऐसे किसी 5 स्टार होटल का होना चाहिए था। अंदर चंद कदम चलने के बाद मैं मुड़ा था और दरवाज़ा बंद करके मेरे करीब आ खड़ी हुई थी और हम एक दूसरे को जैसे आंखों ही आंखों के रास्ते अंदर जज्ब करने लगे।
मैं गौर से उसके चेहरे को तके जा रहा था और उसकी महजूर निगाहों के इन आबदार मोतियों को भी महसूस कर रहा था, जो यूं मुझे अचानक अपने सामने रूबरू पाकर घुटे घुटे चमकते रह गए थे। साफ जाहिर होता था कि वो मुझे एक पल के लिए नहीं भूली थी और अब अचानक अपने सामने पाकर वो एक टुकसी होकर मुझे जी भर कर देखना चाह रही थी, यूं जैसे हमारी ये मुलाकात पल भर की हो। फिर मिले ना मिले कि कब मिले, अभी सीन हसीन और पुरसरत और मुस्तार सही समातों को जी भर के अपने अंदर उतार लें कि बाद में गरीबुल वतनी में यह हसीन याद बनकर तरवाया जिस्मो जां बनी रही। कुछ यही हालत और कैफियत अगरचे मेरी भी थी, लेकिन बावसफ इन सब के मुझे अपने अंदर एक खटक का सा भी एहसास हुआ था। वो मुझे बैक वक्त किसी शदीद किस्म के दबाव और एक दीदी सी मुसरत अंगेजी में भी मुब्तला महसूस हुई थी। इसने मौसम और फुर्सत की मुनासिबत से हल्का फुल्का मगर दिलकश लिबास से तन कर रखा था। हल्के क्रीम कलर का ट्राउजर था और उस पर आधी आस्तीनों वाली गुलाबी रंग की कमीज थी। बालों का स्टाइल भी बदला हुआ था मगर भला लग रहा था। तुम टेंस हो रही हो शायद, मैंने हुल से इस तिलिस्मे ख्वाबो ख्याल को तोड़ा। मैं वो जैसे गोमगो सी कैफियत तले बोली, हाँ नहीं तो तुम बैठो ना। वो जैसे किसी ख्वाब से एकदम ही जागी। साथ ही ये कहते हुए उसने बेइख्तियार मेरा हाथ अपने मरमरी हाथ में ले लिया और यही वो वक्त था जब मुझे लगा जैसे मैं अपने माजी के खंडर महल में उसके साथ पहुंचा हूं। हम दोनों इस खंडर महल में नंगे पांव फर्श पर चल रहे हैं। चौंका तो उस वक्त जब वो मुझे एक आराम कुर्सी पर बिठा चुकी थी और खुद मेरे सामने वाली एक सिंगल सोफे पर बैठ गई। खड़े थे तो एक टुक एक दूसरे को नजरों में भरते रहे थे, अब रूबरू बैठे तब एक दूसरे में निगाहों के रास्ते खो गए। बेखुदी सी बेखुदी थी और आलम यह था कि बस कोई बात ना हो, सिर्फ ये थमी थमी सी समाते हों और हम दोनों हों, यही कुछ हो भी रहा था। सच्ची बात तो ये थी कि करसे बाद मिले थे और समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, कैसे करें और कहाँ से शुरू करें। वजह यही थी कि हम अजीब हालात में जुदा हुए थे और अब भी अजीब ही हालात में मिले थे। बिछड़े थे तो एक दूसरे के लिए महजूर दिल को सीब बनाए मोहब्बतों के मोती छुपा के बिछड़े थे और अब शायद लुटाने के लिए फिर मिले थे। हमारा कोई आम रिश्ता नहीं था, मोहब्बत का रिश्ता था। ऐसी मोहब्बत का सकूत तोड़ने के बहाने तो कई थे। एक बहाना उसने आजमाया और दूसरा मैंने आजमाते हुए उसे कहा, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। ओहो हाँ, मैं तो तुमसे कुछ खाने पीने का पूछना ही भूल गई थी। वो जबरदस्ती की मुस्कान अपने लबे लर्जा पर तारी किए उठी और करीब धरे फ्रिज से पानी की बोतल निकाल लाई। उसने एक गिलास भर कर दिया, कुछ फर्श पर बिछे तबीज कालीन पर गिरा। मैंने गिलास थाम लिया और एक ही सांस में घटाघट पी गया। और पियोगे? वो दोबारा भरने लगी। तुम पियो, मैंने कहा। वो बैठकर पानी पीने लगी। मैं उसे गौर से देखने लगा। वो कांच के गिलास के किनारों से मुझे तकती रही और पानी पीती रही। मैंने दोबारा इस्तफसार किया तो इस बार मेरे लहजे में मोहब्बत की नरमी के अलावा एक फिक्र, एक तशवीश भी शामिल थी। कुमैरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा। वो खुद को संभालने लगी थी। इसके खिलते कमल से चेहरे पर अब फिक्र तशवीश अनका होने लगी और खुशी मुसर्रतों के रंग धीरे धीरे सही गालिब आने लगे थे। तो मुझे देखकर कुछ मुतफक्किर और मुतवाही से नजर आने लगी हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझा कि कहीं तुम्हें मेरे एकदम सामने आने पर कोई तशवीश। हरगिज नहीं, वो एकदम बोली। बेशक मैं तुम्हें अचानक और गैर मुतवक्का सामने पाकर एक शाख से गुजर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें इतने अरसे बाद देखकर मुझे बेपनाह खुशी भी हो रही है। समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, क्या बात करूँ। एक जरा मुतवक्किफ होने के बाद वो दोबारा बोली, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो पाकिस्तान में थे। कहानी तो वही पुरानी है, चंद अबवाब से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो, मगर ये कहानी है जरा लंबी। मैंने मखसूस लहजे में कहा। सुनाने बैठा तो बैठा रह जाऊंगा। तुमसे मिलना था, एक नज़र देखना था, सो चला आया। बस एक नज़र के लिए मिलना था मुझसे। उसके लहजे ही में नहीं बल्कि आंखों में भी एक प्यार भरा शिकवा दराया था। ऐसी ही बात समझो, मैंने साफ गोई से कहा और बेइख्तियार एक तवील खुमकारी भरते हुए आगे बोला, यह दिल भी अजीब शय है। सोचा था तुम्हारी जुदाई की कुर्बानी दूंगा ताकि तुम मुझसे अलग रहकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सको, मगर जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि तुम भी इधर ही हो, करीब में, ये कमबख्त दिल नादां बेचैनो बेकरार बेइख्तियार ही यहाँ खिंचा चलाया। ये तुम्हारी भूल थी सैफ कि मैं तुमसे जुदा होकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगी। वो एकदम जैसे मगमूम से लहजन बोली।
उसे आज़ुर्दा पाकर मैं बेचैन हो गया और उसके बोलने का मुंतजिर रहा। एक गलती मेरी भी थी, जो कि मेरी मजबूरी सही। मैं पापा के इसरार से मजबूर हो गई थी। फिर तुम्हारा भी यही ख्याल था, तुम पापा के ख्याल से एग्री भी करते थे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। पापा ने मेरी खातिर पाकिस्तान से अपना सारा कारोबार वाइंड अप किया और यूके आकर सेटल होने की कोशिश करना चाहिए। काफ़ी हद तक सब ठीक ही जा रहा था, मगर मैं महसूस करने लगी थी कि पापा में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। वो चुप चुप उदास और गमज़दा से रहने लगे थे। एक तो यकीनी तौर पर उन्हें माजिद की दायमी जुदाई मारे हुए थी, और दूसरे अपना मुल्क छोड़ने का दुख नहीं भूलता था। भाई की जुदाई को तो मैं भी अब तक नहीं भुला पाई थी, मगर पप्पा को गमज़दा देखकर मैं अपना गम छुपाए रहती थी। कुदरत को शायद अभी मुझे मजीद कड़े इम्तिहानों से दो चार रखना था कि पापा को भी यही दुख अपने साथ ले गया। वो ऐसे बीमार पड़े कि फिर दोबारा बिस्तरे अदालत से नहीं उठ पाए। इनके इंतकाल के बाद मैं तनहा रह गई, बिल्कुल अकेली। ऐसे में दिल के पुराने जख्म, दरीना वास्ते, वो रास्ते जिन पर कभी मैं तुम्हारा हाथ थामे चला करती थी, वो सब याद आने और बेचैन करने लगे। अब तो मैं तही दामा हो गई थी। ऐसे में बिछड़े हुओं की और भी ज्यादा याद आती है। मेरा दिल बहुत भारी हो गया है सैफ, संभाले नहीं संभलता कि कहीं ऐसा न हो कि। वो इतना कहकर रो पड़ी। उसकी आंखों सिसकियों के दरमियान ये सारी दास्तां सुनकर खुद मैं भी दिलगीर हो गया। एक टुक उसे रोता सिसकता देखता रहा। दिल चाह के उसे खुद से लिपटा कर उसके सारे दुख और गम लेकर अपने अंदर जज्ब कर लूं। अजीब बात थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था, ना ही उसे एक लफ्ज़ हौसले और तसल्ली का भी कह पाया। शायद मैं खुद भी चाह रहा था कि वो रोती रहे, उसका बोझ हल्का हो जाए, और चंद सानिये बाद ऐसा ही हुआ। उसने अपने पल्लू से आंसू पूछ लिए। मैं भी खुशी के मौका पर क्या दुखड़े लेकर बैठ गई। सॉरी सैफ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को मंगवाती हूँ, कहते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और रूम सर्विस को फ़ोन करने के लिए वो करीब रखी तपाई पर रखे फ़ोन की जानिब बढ़ते हुए मेरी कुर्सी के करीब से गुजरी तो मैंने यकदम उसका हाथ थाम लिया। वो रुक गई, मैं उठ खड़ा हुआ। हम एक बार फिर आमने सामने एक दूसरे के रूबरू और करीब, बिल्कुल करीब खड़े थे। इस कदर करीब कि एक दूसरे के तनफ्फुस की आवाज़ तक सुन सकते थे। हम जैसे निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे के अंदर उतरे जा रहे थे। इसका नरमो गुदाज हाथ हनूज मेरे हाथ की गिरफ्त में था, और जिसे उसने छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे महसूस हुआ कि उसके थमे हुए हाथ की गिरफ्त भी मजबूत हो गई है। गोया इस वक्त वो मुझे और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी मैंने न जाने किस जज्बे से मगलूब होकर उसे बेख्तियार खुद से भींच लिया। वो भी मुझसे लिपट गई। मैंने उसे चूम लिया। उसके हल्क से सिसकारी की मध्यम आवाज़ मेरी समातों में उतरी थी। खुमैरा, खुद को अब कभी अकेली मत समझना, मैंने जज्बात से मुर्ताइश लहजे में कहा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें तनहा छोड़ूं, ना ही तुम्हें गमज़दा देख सकता हूं। मेरा तुम्हारे मुतालिक फैसला वही था जो तुम्हारे पापा का भी था। इसे तुम मेरी सच्चाई को परख सकती हो। लेकिन अब यह सुनकर मुझे भी दुख हुआ है कि अमजद साहब भी दुनिया में नहीं रहे। मैं कहता चला गया। हुमैरा को भी मेरी इस अपनायत और बेइख्तियारी ने जज्बात अंगेज बना डाला। वो उसी लहजे में बोली, क्या सही था क्या गलत, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं रहा सैफ। मैं बस यही जानती हूँ कि इस वक्त अपने महबूब की बाहों में हूँ, और बस मुझे कोई गिला है न शिकवा किसी से भी नहीं, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसके फूलों जैसी कुदरती खुशबू लिए चाहे गुल जैसे नरमो नाजुक बदन को और ज्यादा भींच कर कहा, खुमैरा, गुजरी तलखियां सब भूल जाओ, अपने गम भुला दो। इनके सारे जीना बहुत कड़ा इम्तिहान होता है, लोग सह नहीं पाते, खत्म हो जाते हैं। मैं तुम्हें ऐसा होता नहीं देखना चाहता। वो मेरी बात सुनकर धीरे से अलग हुई और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तो फिर चलो मेरे साथ, हम एक नई जिंदगी की इब्तिदा करते हैं। बिल्कुल करेंगे, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मगर प्लीज अब गमों के बोझ से खुद को हल्का कर डालो। मैंने उसे हौसला दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, उसने फिर बेकरारी से पूछा। इसका जवाब तुम्हें तफसीली दूंगा। तुम रूम सर्विस फोन करके कुछ खाने पीने के लिए मंगवा रही थी। मैंने उसे याद दिलाया। वो मुस्कुराते हुए और प्यार भरे दुलार से मेरे सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही शरीर हो, बैठो। मैं दोबारा अपनी आराम कुर्सी पर विराजमान हो गया। वो फोन वाली तपाई की जाने बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने मेज पर सैंडविचेस, स्नैक, चाय और केक वगैरह रख दिए गए थे। मुझे भूख थी, वो मैं खाने लगा और साथ ही हुमैरा से भी कुछ खाने को कहा। वो मेरा साथ देने लगी। फिजा कुछ मामूल की ठहरी तो हालात दौरान का इजारा हुआ और इसी दौरान वो मुझसे बोली, अंदाज़ा तो मुझे अखबार की एक खबर पढ़ते ही हो चुका था कि तुम अपने पुराने मिशन के सिलसिले में इधर ही होगे। खासे ज़हीन हो। वैसे अखबार में तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया था? मैंने मुस्कुरा कर पूछा।
चंद लोगों के बारे में खबर थी कि इन्हें बज़ाहिर दुश्मनी की बिना पर हलाक किया गया है, लेकिन इनका संबंध इंसानी आज़ा का गैर कानूनी कारोबार करने वालों से जोड़ा जा रहा था। इनमें शंकर झांकिया और जसवंत राय नामी भारत के 2 बाअसर अफराद के नाम शामिल थे। उसने बताया और मैं चौंका। तब मैंने धीरे धीरे इससे मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में अपनी अब तक की बिपता सुना डाली। वो एक टुक ये सब सुनते रही। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है तुम इस वक्त भी एक अहम मिशन पर हो, और यही नहीं तुम्हारे वो दोनों साथी रूमी और तारिक भी। एक जोश तले वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाए तो मैं दरमियान में कहा, हाँ वो दोनों भी इसी शहर खराबा में हैं, मगर बेचारी रूमी का कुछ पता नहीं। खुदा करे वो खैरियत ही से हो। तुम तीनों बहुत नेकी कमा रहे हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चौंका देने वाली खबर भी है। वो क्या? चाय की तरफ बढ़ता हुआ मेरा हाथ एकदम रुक गया तो हुमैरा वो कप उठाकर मुझे थमाते हुए बोली, मैंने आज दोपहर में नीचे होटल की लॉबी में ताज को देखा था और सख्त खौफजदा हो गई थी। क्या वाकई? मैं उसकी बात पर बुरी तरह चौंका। उसकी कुछ तफसील बता सकती हो तुम? आज मैं सेमिनार से जल्दी अपने होटल लौट आई थी। वो कुछ सुराग से बताने लगी। सोचा रूम में जाकर लंच करने के बजाय डाइनिंग हॉल ही में कर लूं। तभी वो मरदूद ताज मुझे अचानक नजर आ गया। वो अकेला नहीं था, उसके हमरा गौहर शाह भी था। 2 मकामी अफराद भी थे। मकामी अफराद में से एक खुटी हुई जिसामत का आदमी भी था, जो खासा दबदबे वाला आदमी नजर आता था। गौहर शाह और वो दोनों साथ साथ आगे चल रहे थे, जबकि ताज और दूसरा मकामी आदमी उनके पीछे थे। गौहर शाह के साथ चलने वाले इस आदमी का खुलिया जरा तफसील से बताना, मैंने किसी ख्याल के तहत सवाल किया। वो गौहर शाही की उम्र का आदमी था, काला स्याह और सर से बिल्कुल गंजा, नाक भी गिद्ध की चोंच की तरह लंबी हो के आगे को मुड़ी हुई थी। वो कहाँ गए? मेरा मतलब है किसी कमरे में, नीचे या ऊपरी मंजिल में? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। जिस मिशन के लिए मैं हार्बर हाउस जाने का इरादा किए हुए था, इसकी इब्तिदा मुझे इधर ही होती नजर आ रही थी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गए थे। अब मैं ये नहीं जान सकी कि वो कौन सी मंजिल पर गए होंगे। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ खींच लिए। गौहर शाह के साथ आखिर ये गंजा शख्स कौन हो सकता था? क्योंकि इन खूनी सौदागरों का गुरु घंटाल शंकर चांकिया तो हमारी वसातत से धोखे से ही सही अपने जानी दुश्मन जसवंत राय के हत्थे चढ़ चुका था। तो फिर अब गौहर शाह ने ये किस नए आदमी की गोद में पनाह ले ली थी? या फिर ये काला गंजा शख्स भी इन्हीं खूनी सौदागरों में से एक था? जाहिर है कम से कम गौहर शाह की संगत में होने वाले आदमी का भला और कौन सा धंधा हो सकता था? मैं गहरी सोच में पड़ गया। फिर उससे बोला, इसके बाद तुमने दोबारा इन्हें नहीं देखा? मेरा मतलब है और कुछ तुमने देखा? वो शायद इन दोनों अफराद को एयरपोर्ट से लाए थे, क्योंकि इनके हमरा सामान भी था, जो 2 अदद वेटर इनके पीछे उठाए लिए चल रहे थे। वो बताने लगी, मैं तो उस मरदूद ताज को देखते ही खौफजदा हो गई थी और भूख भी उड़ गई थी। मैं अधूरा खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गई। इनकी तुम पर नजर तो नहीं पड़ी थी? मेरा ख्याल है कि नहीं। तुम्हें यकीन है कि आज दोपहर ही की बात है? मलाज की बात, और वो भी चंद घंटों पहले की, मैं कैसे भुला सकती हूँ? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, तुम यहाँ कितने दिन मजीद मुकीम हो? मैंने देखा मेरे ये पूछने पर उसके चेहरे पर एक तकलीफ सी हैरत के आसार उभरे। बोली, क्या तुम चाहती हो मैं चली जाऊं? हरगिज़ नहीं, मैंने रवा रवी में पूछ लिया। मैं नरम सी मुस्कुराहट से बोला, लेकिन तुम्हें बहरहाल वापस यूके लौटना तो होगा ना? हाँ, लेकिन अब इतनी जल्दी नहीं। तुम्हारा मुस्तकबिल के बारे में क्या प्लान है? मैं उसके सवाल का मतलब समझते हुए संजीदगी से बोला, अभी तो यही कुछ है जो तुम्हें अब तक नजर आ रहा है, मगर तुम कुछ इंतजार करने की पोजीशन में हो। कुछ इंतजार? वह हैरत से बोली, सैफ मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूं। तुम अब क्या चाहते हो? वो जैसे दिल की गहराइयों से बोली,